हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका इंजीनियर्स ग्रुप में स्वागत करता हूं। ठीक है, तो हम लोग स्टडी कर रहे थे न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूज़न के बारे में। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जिसके बारे में हम लोग आगे स्टडी करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपके नॉलेज के लिए भी, अगर आपसे कोई पूछता है तो अपने को इनके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ें है क्या। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसका पूरा लेआउट ड्रॉ करेंगे। तो उससे पहले हम लोग देख लें कि उसके अलग अलग स्टेप्स क्या हैं। ठीक है, तो लास्ट में जब हम लोग लेआउट ड्रॉ करेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट का, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि आपका कैनिंग मटेरियल क्या है, कूलेंट क्या है, मॉडरेटर क्या है, कंट्रोल रॉड हम लोग के यूज करते हैं। तो इन सब चीज़ों का हम लोग पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद उसका हम लोग लेआउट ड्रॉ कर लेंगे, तो सारी चीज़ें 1 by 1 करके आपकी क्लियर हो जाएगी। ओके, तो हमेशा मुस्कुराते रहिए, पेशेंस बनाए रखिए और जुड़े रहिए। ठीक है, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप कंटिन्यू वॉच करते हो तो आप अच्छे तरीके से समझ सकते हो और आने वाले एग्ज़ाम्स में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो मैं फिर से बोलता हूँ कि मेरे सब्जेक्ट में रटने की ज़रूरत नहीं है। आप ठीक है, आप कोशिश करते रहिए, तो एक बार आपको समझ में आ जाएगा, लाइफ टाइम नहीं भूलोगे। ठीक है, मैं यही कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल जीरो लेवल से आपको लेके चलूँ, कि आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़े। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी, एक बार आपने पढ़ लिया तो एग्ज़ाम्स के साथ साथ आने वाले जो पेपर्स हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वहाँ भी इनसे क्वेश्चन मतलब अगर बनते हैं तो आप इजीली पूरा कर सकते हो। ठीक है, तो आप कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए, हम लोग बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग कैनिंग मटेरियल। उससे पहले हम लोग देख लें कि कैनिंग मटेरियल क्या है, हम लोग क्यों यूज करते हैं। तो सबसे पहले देखें कि हम लोग कोई भी चीज़ लेके आते हैं तो वो उसको कोई खाने का चीज़ हो तो वो एक डब्बे के अंदर पैक आता है। ठीक है, और उसकी एक वारंटी होती है कि डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग से इतने टाइम तक हम लोग यूज कर सकते। ठीक है, उसको इस तरीके से पैक किया जाता है, ठीक है, कि वो ख़राब ना हो। ठीक है, वो ख़राब ना हो। ठीक है, और बाहर किसी भी तरीके का रिएक्शन ना हो और लॉन्ग ड्यूरेशन तक चले। ठीक है, मतलब डिब्बा बंद, उसको इस तरीके से डिब्बा बंद किया जाता है। या किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए इस तरीके से टाइट पैक डिब्बा बंद किया जाता है कि वो ख़राब ना हो और इजी वे में हम लोग एक से दूसरी जगह उसको पहुंचा सके। तो उसी तरीके से अपना न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर भी कैनिंग मटेरियल यूज होता है। ठीक है, मतलब डिब्बा बंद मटेरियल। ठीक है, मतलब जो उसमें हम लोग फ्यूल यूज कर रहे हैं। ठीक, मैंने पहले डिस्कस किया था कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर जो हम लोग फ्यूल यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं यूरेनियम U-35। ठीक है, तो उस यूरेनियम U-35 को हम लोग क्या करते हैं कि उसको बिल्कुल डिब्बा के अंदर एक बंद रखते हैं, डिब्बा बंद रखते हैं, मतलब उसको चारों तरफ से बिल्कुल क्लोज रखते हैं। क्यों क्लोज रखते हैं? पहला रीजन ये है कि जो बहुत सेंसिटिव मटेरियल है, एलिमेंट है आपका यूरेनियम U-35। ठीक है, क्योंकि आपका क्या होता है कि इसके अंदर चेन रिएक्शन होता है। ठीक है, अगर किसी भी तरीके का अगर लीकेज होता है, ठीक है, तो क्या होगा कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको एक कंप्लीट बॉक्स के अंदर, ठीक है, हम लोग उसको रखते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कैनिंग। और जो उसके लिए जो मटेरियल यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कैनिंग मटेरियल। ठीक है, तो कैनिंग मटेरियल हम लोग क्यों यूज करते हैं, देखते हैं हम लोग। ठीक है, सिंपल सा एक डिफिनेशन है। द फ्यूल एलिमेंट इन ए रिएक्टर। ठीक है, जो रिएक्टर के अंदर जो हम लोग फ्यूल एलिमेंट यूज करते हैं जिसका कि नाम है यूरेनियम। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर रिएक्टर के अंदर जो हम लोग फ्यूल यूज करते हैं उसका नाम है यूरेनियम। ठीक है, इज कैन सो डैट द फ्यूल डज नॉट कॉन्टामिनेट द कूलेंट। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर ठीक है, उसके रिएक्टर के अंदर जो हम लोग फ्यूल यूज करते हैं, ठीक है, जो यूज करते हैं उसको हम लोग इस तरीके से कैन करते हैं, इस तरीके से डिब्बा बंद करते हैं कि वो जो फ्यूल है वो कूलेंट को दूषित नहीं कर सके, मतलब कूलेंट के साथ किसी भी तरीके का रिएक्शन नहीं कर सके। वाई? क्योंकि वो क्या करेगा, अगर कूलेंट से रिएक्शन करता है या कूलेंट को दूषित करता है, ठीक है, तो इसका ड्रॉबैक है, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको इस तरीके से सेपरेट करते हैं कि उसका कूलेंट से कोई लेना देना नहीं है। मतलब मेरा कूलेंट बिल्कुल सेपरेट रहे, फ्यूल मेरा बिल्कुल सेपरेट रहे रिएक्टर के अंदर। ठीक है, क्योंकि उससे क्या होगा कि कूलेंट का मेन काम क्या है, ठीक है, हीट को ऑब्जॉर्ब करना। जो रिएक्टर में जो भी स्टीम जनरेट हो रहा है
उस हीट को ऑब्जॉर्व करके आगे प्रोसेस में देना, ठीक है, और इससे स्टीम जनरेट करना, ठीक है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर हम लोग जो अपना फ्यूल यूज हो रहा है उसको इस तरीके से स्कैन करेंगे, इस तरीके से डिब्बा बंद करेंगे कि वो किसी भी तरीके से जो मेरा कूलेंट है उसको दूषित नहीं करे, या उसके टच में ना आए, या उसके साथ किसी भी तरीके का रिएक्शन नहीं करे, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कैनिंग मटेरियल यूज करते हैं। इसका अगला जो क्या कर रहा है ना, कैनिंग एलिमिनेट्स रेडिएशन, ठीक है। मैंने पहले ही बोला कि अगर न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा एनर्जी भी रिलीज होती है, उसके बाद हमारा रेडिएशन भी रिलीज होता है, वो रेडिएशन हमारे लिए हार्मफुल है, तो हम लोग इस तरीके से उसको पैक करके रखते हैं। ये क्या करता है, कैनिंग मटेरियल, ठीक है, रेडिएशन को एलिमिनेट करता है, रेडिएशन को रिमूव करता है। ओके, अगला जो पॉइंट देखते हैं, द चॉइस ऑफ कैनिंग मटेरियल डिपेंड्स लार्जली ऑन द फ्यूल यूज इन द रिएक्टर, ठीक है। मतलब कि जो हम लोग कैनिंग मटेरियल यूज कर रहे हैं उसका चुनाव, उसका सिलेक्शन इस तरीके से किया जाता है कि रिएक्टर के अंदर जो भी फ्यूल यूज हो रहा है, ठीक है, रिएक्टर के अंदर जो फ्यूल यूज हो रहा है उसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, कैनिंग मटेरियल का चुनाव करेंगे कि जैसा भी फ्यूल हो रिएक्टर के अंदर, क्योंकि रिएक्टर के अंदर क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, हीट को जनरेट करते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। तो न्यूक्लियर के अंदर जिस भी तरीके का फ्यूल यूज हो रहा है तो उसी बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, जो अपना मटेरियल है कैनिंग मटेरियल उसका सिलेक्शन करेंगे। ओके, द कैनिंग मटेरियल आर एल्युमिनियम, मैग्नीशियम एंड स्टेनलेस स्टील, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि नॉर्मली केस में जो कैनिंग मटेरियल अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन कौन से कैनिंग मटेरियल यूज होते हैं, तो एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है और स्टेनलेस स्टील है, ठीक है। तो फिर से हम लोग देखें कैनिंग मटेरियल के बारे में, बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है। कैनिंग मटेरियल का मेन काम क्या है, ठीक है, रिएक्टर के अंदर जो फ्यूल यूज हो रहा है उस फ्यूल को कूलेंट के साथ किसी भी तरीके के कांटेक्ट में आने से रोकना, मतलब उसको इस तरीके से सेपरेट रखना, इस तरीके से डिब्बा बंद करना कि जो आप कूलेंट है उसको किसी भी तरीके से दूषित नहीं करे, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, ये क्या करेगा कि अगर कैनिंग इस तरीके से प्रॉपर कैंड है तो ये क्या करेगा, जो भी रेडिएशन हो रहा है उसको क्या करेगा, रिमूव करेगा, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट क्या है, जो कैनिंग मटेरियल का सिलेक्शन किस पर डिपेंड करता है कि रिएक्टर के अंदर जो भी फ्यूल यूज हो रहा है, जिस तरीके का फ्यूल यूज होगा उसी तरीके का आपका कैनिंग मटेरियल यूज होगा। और चौथा जो पॉइंट है, जो कैनिंग मटेरियल है वो आपका एल्युमिनियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है और स्टेनलेस स्टील हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कैनिंग मटेरियल यूज करते हैं और अपना जो भी रेडिएशन है उसको रिड्यूस करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग कूलेंट, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कूलेंट। कूलेंट का मेन काम क्या है, ठीक है, कूलेंट, ठीक है, उसका मेन काम क्या है कि मैंने पहले ही बोला था कि आपका न्यूक्लियर जनरेशन एंड थर्मल पावर जनरेशन दोनों में बिल्कुल बहुत ज़्यादा जो उनका स्टेज है बहुत ज़्यादा सिमिलर है। डिफरेंस यही है कि वहाँ बॉयलर यूज करते हैं स्टीम को जनरेट करने के लिए और वाटर को हीट करने के लिए, ठीक है। बट हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, रिएक्टर यूज करते हैं और हीट एक्सचेंजर। रिएक्टर के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हीट को जनरेट करते हैं और कूलेंट के द्वारा उस हीट को ऑब्जॉर्व करके हम लोग वाटर को हीट करते हैं, उसको स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये मेरा कूलेंट है। तो देखो कूलेंट का डिफिनेशन देख लेते हैं। द कूलेंट ट्रांसफर हीट प्रोड्यूस्ड इनसाइड द रेडिएटर, ठीक है। कूलेंट का मेन काम क्या है कि जो रिएक्टर के अंदर जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है उसको ट्रांसफर करना, ठीक है। द कूलेंट ट्रांसफर हीट प्रोड्यूस इनसाइड द रिएक्टर, रिएक्टर के अंदर जो भी हीट प्रोड्यूस हो रहा है उसको क्या करना, ट्रांसफर करना टू हीट एक्सचेंजर, कहाँ पे, हीट एक्सचेंजर को, फॉर फर्दर यूटिलाइजेशन ऑफ पावर जनरेशन, ठीक है। तो कूलेंट का मेन काम क्या है कि रिएक्टर के अंदर जो भी हीट जनरेट हो रहा है उस हीट को ट्रांसफर करना, कहाँ, हीट एक्सचेंजर को देना, ठीक है, कि वहाँ पे मेरा जो फर्दर जो पावर जनरेशन का जो काम है वो कंटिन्यू चल सके, ठीक है। ए गुड कूलेंट शुड नॉट अब्जॉर्ब न्यूट्रॉन्स, एक अच्छा कूलेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक अच्छा कूलेंट वो होता है जो न्यूट्रॉन्स को अब्जॉर्ब नहीं करेगा, ठीक है। अगर न्यूट्रॉन्स को अगर ऑब्जर्व करना चालू हो जाए तो क्या होगा, अगर ये कूलेंट क्या करे, अगर न्यूट्रॉन्स को ऑब्जर्व सोखना चालू कर दे तो धीरे धीरे क्या होगा कि न्यूट्रॉन्स की संख्या में कमी आने लगेगी। जब न्यूट्रॉन्स की संख्या में कमी आने लगेगी तो जो मेरा चैन रिएक्शन कंटिन्यू चल रहा है वो स्लो पड़ जाएगा। जब स्लो पड़ जाएगा तो उससे क्या होगा कि जो मेरा पावर आउटपुट है वो डिक्रीज होने लगेगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि धीरे धीरे न्यूट्रॉन्स की संख्या में काफ़ी कमी हो जाएगी और जो मेरा सिस्टम है वो मेरा क्या हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा।
देन मेरा पावर जनरेशन है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो गुड कूलेंट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो क्या करेगा, जो न्यूट्रॉन्स है उसको अब्जॉर्ब नहीं करता है, उसका न्यूट्रॉन से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं, इट शुड बी नॉन ऑक्सीडाइजिंग नॉन टॉक्सिक। ठीक है, ये क्या होता है कि नॉन ऑक्सीडाइजिंग होता है और कूलेंट जो यूज करते हैं अब बिल्कुल भी नॉन टॉक्सिक होता है, मतलब जहरीला नहीं होता, मतलब हार्मफुल नहीं है। अगर इस तरीके का हम लोग यूज करते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग भी नहीं है और नॉन टॉक्सिक है, मतलब ठीक है, मतलब किसी भी तरीके का जहरीला नहीं है। ओके, क्लियर। इट शुड हैव गुड हीट ट्रांसफर कैपेबिलिटी। कूलेंट का एक बहुत बड़ा खासियत ये है, ये क्या करेगा कि इसके अंदर मैक्सिमम हीट को ट्रांसफर करने की कैपेबिलिटी होती है। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि आइडियल, कोई आदमी आइडियल है, आइडियल का मतलब ये है कि वो बिल्कुल पूरी तरीके से परिपूर्ण है, उसके अंदर कोई भी दोष नहीं है। ठीक है, तो गुड कूलेंट के अंदर क्या खासियत होती है कि मैक्सिमम हीट को क्या करेगा, वो ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, हीट ट्रांसफर कैपेबिलिटी होती है। ठीक है, कि जितना हीट है उसको ट्रांसफर कर देगा, कहाँ पे, पावर जनरेशन के लिए। ठीक है, इट शुड हैव गुड ट्रांसफर हीट कैपेबिलिटी। ठीक है, इसके बाद देखें, द मटेरियल यूज्ड एज ए कूलेंट आर कार्बन डाइऑक्साइड, लिक्विड मेटल्स, वाटर एंड हेवी वाटर। ठीक है, इसके बाद अगर आपसे पूछता है कि कूलेंट में कौन कौन सा मटेरियल हम लोग यूज करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग लिक्विड मेटल यूज करते हैं, वाटर यूज करते हैं, हेवी वाटर यूज करते हैं। तो इसको ध्यान रखें, अगर आपसे पूछेगा कि कूलेंट में कौन कौन सा हम लोग मटेरियल यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, वाटर है, हेवी वाटर है और लिक्विड मेटल्स है। ठीक है, नेक्स्ट देखें कि वाटर इज यूज्ड एज ए कूलेंट इन बॉइलिंग वाटर रिएक्टर और प्रेशराइज वाटर रिएक्टर। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं BWR एंड इसको हम लोग बोलते हैं PWR। ठीक है, अगर BWR एंड PWR टाइप का रिएक्टर हो, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर BWR मतलब बॉइलिंग वाटर रिएक्टर एंड प्रेशराइज PWR प्रेशराइज वाटर रिएक्टर टाइप का अगर रिएक्टर है, तो उसमें कूलेंट के रूप में कौन सा मटेरियल यूज करेंगे, तो सिंपल सा आपको आंसर देना है, क्या यूज करेंगे हम लोग, वाटर यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा का इसका डेफिनेशन है, कूलेंट, रटने की जरूरत नहीं है। कूलेंट का मेन काम क्या है, रिएक्टर के अंदर जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है उस हीट को ट्रांसफर करना हीट एक्सचेंजर को, कि जो आपका फर्दर जो पावर जनरेशन है वो आपका क्या हो सके, कंटिन्यू हो सके। ठीक है, एक गुड कूलेंट का सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि जो न्यूट्रॉन्स है उस न्यूट्रॉन्स को ऑब्जर्व नहीं करेगा। ठीक है, अगर ऑब्जर्व नहीं करता है तो जो मेरा चेन रिएक्शन है कंटिन्यू चलते रहेगा, एक कांस्टेंट पावर आउटपुट मेरे को मिलेगा। ठीक है, तीसरा जो इसका पॉइंट था कि गुड कूलेंट की ये भी खासियत होती है कि मैक्सिमम हीट को ये क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा, मतलब इसके अंदर एक पूरे हीट को ट्रांसफर करने की कैपेबिलिटी आती है। इट शुड हैव गुड हीट ट्रांसफर कैपेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोग देखते हैं कि कूलेंट के रूप में हम लोग जो यूज करते हैं मटेरियल, उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, लिक्विड मेटल, ठीक है, वाटर एंड हेवी वाटर। क्लियर। अगर आपके पास BWR एंड PWR मतलब बॉइलिंग वाटर रिएक्टर एंड प्रेशराइज वाटर रिएक्टर है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सिंपल वाटर यूज करते हैं एज ए कूलेंट की तरह। क्लियर। अब अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं, तब तक इसको हम लोग देखें, फिर मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। मैंने पहले ही बोला है कि रटने की जरूरत नहीं है, आप जुड़े रहिए, अब बहुत अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, और एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। क्लियर। आगे हम लोग कुछ और पॉइंट्स हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होता है, ठीक है, कंट्रोल रॉड क्या होता है, मॉडरेटर क्या होता है और इसका यूज क्या है, इस पर देखिए इसको, फिर हम लोग इसको आगे यूज करते हैं। देखते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन फैक्टर एंड क्रिटिकल साइज, ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझने का कोशिश कीजिए। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है इसी पे आपका जो है वो आपका जो ओवरऑल प्रोडक्शन है वो डिपेंड करता है। ठीक है, और इस पे आपके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, और दूसरा है आपका क्रिटिकल साइज। क्रिटिकल साइज का मतलब क्या होगा, आपसे कोई पूछता है व्हाट डू मीन बाय क्रिटिकल साइज। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर समझने का कोशिश करें कि चेन रिएक्शन जो होता है पावर प्लांट के अंदर, जो हम लोग रिएक्शन यूज करते हैं उसका नाम है चेन रिएक्शन। क्लियर। तो आपका चेन रिएक्शन तभी संभव है, ठीक है, जिसमें एटलीस्ट 1 न्यूट्रॉन जो है वो रिलीज होना चाहिए। ठीक है, चेन रिएक्शन तभी संभव है एटलीस्ट कम से कम 1 न्यूट्रॉन रिलीज होना चाहिए, क्योंकि वो न्यूट्रॉन का क्या करेगा,
आगे जाके फिर से हैवी एटम पे बम्बार्ड करेगा, फिर से एनर्जी रिलीज होगी, देन फिर से नया न्यूट्रॉन रिलीज होगा, और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहेगा। ठीक है, अगर पूरे प्रोसेस में अगर एक भी न्यूट्रॉन रिलीज नहीं होता है तो जो मेरा चेन रिएक्शन है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपका जो चेन रिएक्शन है वो तभी संभव है जब एटलीस्ट 1 न्यूट्रॉन इस पूरे प्रोसेस में रिलीज हो। ठीक है, जो आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है उसको हम लोग के से डिनोट करते हैं, उसका सिंबल के है, और उसका जो अगर हम लोग बात करें तो उसका जो डिफिनेशन होता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रिलीज इन द प्रेजेंट साइकिल, इट इज द रेशियो ऑफ multiplication factor is the ratio of number of neutron released in the present cycle, ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रिलीज इन द प्रीवियस साइकिल। ये दोनों का रेशियो जो है वो क्या कहलाता है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। ठीक है, और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, के की वैल्यू को आपका क्या करते हैं, फर्दर हम लोग डिटरमाइन करते हैं, और उस बेसिस पे हम लोग ओवरऑल जो पावर प्लांट का जो आउटपुट है उसको हम लोग कैलकुलेट करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखें यहाँ पे A chain reaction is possible if in each fission reaction at least 1 neutron is produced। ठीक है, किसी भी फिजन प्रोसेस में चेन रिएक्शन तभी संभव है जब एटलीस्ट एक न्यूट्रॉन रिलीज होना चाहिए। अगर एक भी न्यूट्रॉन रिलीज नहीं हो रहा है तो आपका चेन रिएक्शन नहीं हो पाएगा। क्लियर, और जो मेरा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर उसको हम लोग के से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये देखें ये क्या होता है, मैंने पहले ही बोला कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रिलीज इन प्रेजेंट साइकिल अपन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रिलीज इन द प्रीवियस साइकिल, ये दोनों का क्या होता है, रेशियो होता है। क्लियर, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे 3 कंडीशन आता है, k बराबर 1, k लेस देन 1 एंड k ग्रेटर देन 1। अगर k की वैल्यू 1 आती है तो ऐसे कंडीशन का हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल चेन रिएक्शन। अगर k की वैल्यू 1 आती है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल चेन रिएक्शन। ठीक है, क्रिटिकल चेन रिएक्शन। और इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो आपका आउटपुट हमको प्राप्त होता है वो बिल्कुल क्या होता है, कांस्टेंट होता है, k बराबर 1 के लिए। क्लियर, दूसरा जो कंडीशन है वो है k इज ग्रेटर देन 1, जब k की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो जाता है। ठीक है, जब k की वैल्यू 1 से ग्रेटर, तो इसको बोलते हैं हम लोग सुपर क्रिटिकल चेन रिएक्शन। सुपर क्रिटिकल चेन रिएक्शन, इसमें क्या होता है, जो आपका आउटपुट पावर है वो इंक्रीज हो जाता है। समझने का कोशिश करें, जैसे ही k की वैल्यू है, जो k की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 हो जाती है तो उसमें क्या होगा कि जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो ज़्यादा रिलीज होंगे। ठीक है, जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज़्यादा रिलीज होंगे तो जो आपका जो चेन रिएक्शन है वो बहुत फास्ट होगा, और उसी हिसाब से बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और ये इतनी ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में प्रोड्यूस होगी कि ये बिल्कुल अनकंट्रोलेबल हो जाएगा। हम लोग इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और बिल्कुल बिहेव करेगा जस्ट लाइक एटम बॉम्ब। ठीक है, क्योंकि k की वैल्यू जैसे ही ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, इसमें न्यूट्रॉन्स की संख्या में बढ़ोतरी हो जाएगी। न्यूट्रॉन की संख्या में जैसे ही बढ़ोतरी हो जाएगी, ठीक है, तो इसके अंदर जो चेन रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, और ठीक है, जिसमें मेरा जो पावर आउटपुट है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको कंट्रोल नहीं किया जाता है तो बिल्कुल एटम बॉम्ब की तरह बिहेव करेगा। क्लियर, दूसरा देखते हैं k इज लेस देन 1। अगर k की वैल्यू लेस देन 1 होती है तो उसको बोला जाता है सब क्रिटिकल चेन रिएक्शन। उसमें क्या होता है कि k की वैल्यू जब लेस देन 1 हो जाएगी तो धीरे धीरे जो न्यूट्रॉन्स है उनकी संख्या में कमी आने लगती है। जब न्यूट्रॉन्स की संख्या में कमी आने लगती है तो जो मेरा जो आउटपुट पावर है वो डिक्रीज होने लगता है, और इसी तरीके से अगर न्यूट्रॉन की संख्या में कमी आने लगे, ठीक है, तो धीरे धीरे पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, मेरा चेन रिएक्शन क्या हो जाएगा, वो शट डाउन हो जाएगा। शट डाउन हो जाएगा, लास्ट में क्या होगा, कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं होगी, और जो मेरा आउटपुट है वो धीरे धीरे डिक्रीज होते होते 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। ठीक है, अगर कोई पूछता है कि व्हाट डू मीन बाय मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, तो इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रिलीज इन द प्रेजेंट साइकिल अपॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रिलीज इन द प्रीवियस साइकिल। ठीक है, इसके 3 केस होते हैं, k इज इक्वल्स टू 1, ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 1। ये तीनों का कंडीशन हम लोगों ने देख लिया। आगे हम लोग देखते हैं क्रिटिकल साइज क्या होता है। ठीक है, किसी भी चीज़ का अगर हम लोग क्रिटिकल साइज क्या होता है और ये टर्म्स क्यों यूज किया जाता है। ठीक है, हम लोगों ने देखा कि जो रिएक्टर है, रिएक्टर के अंदर क्या होता है कि हीट जनरेट होता है। ठीक है, हीट जनरेट होता है। ठीक है, तो हम लोग जो रिएक्टर जो है वो हम लोग डिज़ाइन करते हैं या जो सेलेक्ट करते हैं उसका एक सर्टेन साइज होना चाहिए कि हम किस साइज का जो है रिएक्टर यूज करें कि जो मेरा पूरा का पूरा प्रोसेस है बिल्कुल कंटिन्यू रहे और रिलायबल रहे। ठीक है,
और उसी सिलेक्शन को हम लोग बोलते हैं कि जो हम रिएक्टर के साइज को जो हम लोग सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, और उसी सिलेक्शन को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल साइज, ठीक है। क्रिटिकल साइज जो है स्पेशली रिफर किया गया है कि साइज ऑफ द रिएक्टर के, किस साइज का रिएक्टर हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज करें। क्लियर? तो देखते हैं हम लोग इसमें, if the core assembly of a reactor is infinitely large, ठीक है, अगर रिएक्टर का कोर काफी ज्यादा इन्फिनाइटली लार्ज होता है, देयर वुड बी नो लॉस ऑफ न्यूट्रॉन ड्यू टू लीकेज, ठीक है। अगर जो रिएक्टर यूज हो रहा है उसका डायमेंशन काफी ज्यादा बड़ा, इन्फिनाइटली लार्ज है, तो उसके अंदर कोई जो उसके अंदर न्यूट्रॉन्स का लॉस होगा वो ना के बराबर होगा। क्लियर? अगर न्यूक्लियर रिएक्टर का जो कोर का साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो उसमें जो न्यूट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, तो उसमें किसी भी तरीके का लीकेज नहीं होगा, उनमें किसी भी तरीके का लॉस नहीं होगा। किस केस में? जब आपका न्यूक्लियर का जो असेंबली जो कोर है जब बहुत ज़्यादा इन्फिनाइटली लार्ज हो तब, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है? द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लिकेशन फैक्टर फॉर ए रिएक्टर हैविंग कोर ऑफ इन्फिनाइट डायमेंशन इज रिफर्ड एज के इन्फिनिटी। कोई कोर है, कोई रिएक्टर है जिसका जो कोर है बहुत ज़्यादा इन्फिनाइटली लार्ज है, ठीक है, तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं के इन्फिनिटी से, ठीक है। उसके मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को हम लोग डिनोट करते हैं के इन्फिनिटी से। के का मतलब हो गया, यहाँ पे हम लोग देखा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, इन्फिनिटी का मतलब ये हो गया कि जो रिएक्टर है उसका जो कोर है वो इन्फिनाइटली बहुत बड़ा है या लार्ज है, ठीक है। तो अगर कोई रिएक्टर है, ठीक है, और उसका जो कोर है इन्फिनाइटली बहुत ज़्यादा लार्ज है, तो उसके मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को हम लोग के इन्फिनिटी से डिनोट करते हैं। अगर के इन्फिनिटी कहीं पे लिखा हुआ है तो आपको समझ जाना चाहिए कि एक रिएक्टर है जिसका जो कोर है वो इन्फिनाइटली बहुत ज़्यादा लार्ज है, इसलिए इसको के इन्फिनिटी लिखा गया। क्लियर? आगे देखते हैं कि अगर इफ द कोर इज मेड वेरी स्मॉल, अगर कोई रिएक्टर है उसका कोर बहुत ज़्यादा छोटा है, ठीक है, द न्यूट्रॉन लीकेज वुड बी वेरी ग्रेट, ठीक है। अगर कोई रिएक्टर यूज हो रहा है और उसका जो कोर है वो स्मॉल है, उस केस में क्या होगा? न्यूट्रॉन का लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो जब न्यूट्रॉन्स का लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो उससे मेरा क्या होगा? ठीक है, ये कंडीशन आ जाएगा के इज लेस देन 1, ठीक है। धीरे धीरे न्यूट्रॉन्स की संख्या में कमी आने लगी और जो मेरा सिस्टम है वो शट डाउन हो जाएगा, जो मेरा पावर आउटपुट है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इफ द कोर इज मेड वेरी स्मॉल द न्यूट्रॉन्स लीकेज वुड बी वेरी लार्ज, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर will be less than 1 and chain reaction would die down, ठीक है। अगर कोई रिएक्टर है उसका कोर छोटा है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि न्यूट्रॉन्स का लीकेज बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि न्यूट्रॉन्स की संख्या में कमी आने लगेगी, ठीक है, और जो आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है उसकी वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी। धीरे धीरे न्यूट्रॉन्स की संख्या में कमी आते आते वो सिस्टम क्या हो जाएगा? शट डाउन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, therefore the reactor has to be a certain minimum size for a chain reaction to continue। तो हम लोग एक ऐसा रिएक्टर का चुनाव करते हैं, एक ऐसा रिएक्टर का चुनाव करते हैं कि उसका साइज इस तरीके का होना चाहिए कि जो मेरा चेन रिएक्शन है, ठीक है, उस रिएक्टर के अंदर मेरा कंटिन्यू रहे, ठीक है। तो हम लोग एक ऐसे रिएक्टर का चुनाव करते हैं जिसके अंदर जो मेरा चेन रिएक्शन है बिल्कुल कंटिन्यू रहे, ठीक है। द साइज इज रिफर्ड एज द क्रिटिकल साइज ऑफ द रिएक्टर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि रिएक्टर का क्रिटिकल साइज बोलते हैं, ठीक है। फिर से इसको देखने का हम लोग कोशिश करते हैं कि सबसे पहले हम लोग रिएक्टर यूज कर रहे हैं, अगर उसका कोर बहुत ज़्यादा इन्फिनाइटली लार्ज है, ठीक है, तो उसमें जो न्यूट्रॉन्स है, ठीक है, उसका लॉस बहुत कम होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर कोई रिएक्टर है उसका कोर बहुत ज़्यादा लार्ज है इन्फिनाइटली, ठीक है, तो उसका जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को हम लोग के इन्फिनिटी से डिनोट करते हैं। क्लियर? ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, अगर कोई रिएक्टर है, अगर उसका जो रिएक्टर का कोर है वह स्मॉल है, उसमें क्या होगा कि न्यूट्रॉन्स का बहुत ज़्यादा लॉस होगा, ठीक है। जब न्यूट्रॉन्स का बहुत ज़्यादा लॉस होगा तो न्यूट्रॉन्स की संख्या में कमी आने लगेगी, ठीक है, और वहाँ पर के की वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी। अगर के की वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी तो धीरे धीरे जो मेरा सिस्टम है वो क्या हो जाएगा? शट डाउन हो जाएगा। क्लियर? तो उस तरह से हम लोग देखते हैं कि हम लोग इस पूरे चेन रिएक्शन को कंटिन्यू रखने के लिए एक सर्टेन साइज का एक रिएक्टर चूज करते हैं कि जो मेरा चेन रिएक्शन है वो कंटिन्यू रखे, ठीक है। और इसी के जो रिएक्टर का सिलेक्शन होता है, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल साइज ऑफ द रिएक्टर। जो रिएक्टर का साइज है
उसी को हम लोग रिफर करते हैं क्रिटिकल साइज ऑफ द रिएक्टर। तो ये आपका ये है क्रिटिकल साइज, मतलब क्रिटिकल साइज का संबंध किससे मतलब इसका संबंध है, तो रिएक्टर से संबंध है कि रिएक्टर का एक कि सर्टन साइज क्या होना चाहिए कि जो आपका चेन रिएक्शन है उसके अंदर कंटिन्यू रहे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि मॉडरेटर एंड कंट्रोल रॉड हम लोग क्यों यूज करते हैं। क्लियर, एक बार देखिए इसको। आगे हम लोग देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट दो है टॉपिक, कंट्रोल रॉड एंड मॉडरेटर। ठीक है, तो एग्जाम्स में पूछता है कि कंट्रोल रॉड क्या है, मॉडरेटर क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। कंट्रोल का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को संतुलित करना। ठीक है, उसको कंट्रोल करना। ठीक है, तो देखते हैं कंट्रोल रॉड का मेन काम क्या है। ठीक है, तो इसका मेन काम क्या है कि जो मेरा चेन रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, उस चेन रिएक्शन में अगर जो एक्सेस अमाउंट में जो न्यूट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, उसको क्या करना, सोख लेना है, उसको ऑब्जॉर्व कर लेना है। ये काम क्या है कंट्रोल रॉड का। ठीक है, और क्यों हम लोग सोख लेते हैं, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। ठीक है, अगर एक्सेस न्यूट्रॉन को हम लोग नहीं ऑब्जॉर्व करेंगे तो जो k की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। जब k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा जब न्यूट्रॉन्स रिलीज होंगे तो बहुत जो आपका आउटपुट है वो जो है वो इंक्रीज होते जाएगा। ठीक है, वो कंट्रोल से बाहर हो जाएगा और जस्ट लाइक ये एटम बॉम्ब की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो हम लोग इस पूरे प्रोसेस से बचने के लिए हम लोग पहले क्या करते हैं कि जो एक्सेस न्यूट्रॉन्स होता है उसको क्या करते हैं हम लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, ऑब्जर्व कर लेते हैं कि मेरा ये जो कंडीशन है k बराबर 1 ये मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है मेरा बिल्कुल एक कांस्टेंट पावर आउटपुट मिलता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग कंट्रोल रॉड का मेन काम क्या है कि जो भी एक्सेस अमाउंट में जो न्यूट्रॉन्स चेन रिएक्शन में रिलीज हो रहे हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेना, सोख लेना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कंट्रोल रॉड में कौन कौन से मटेरियल यूज करते हैं, जो हमेशा पूछता है। ठीक है, हमेशा पूछता है। तो यहाँ पे देखिए कंट्रोल रॉड में जो हम लोग मटेरियल यूज करते हैं उसमें वो है आपका कैडमियम, बोरोन एंड हैफनियम। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है कि कंट्रोल रॉड में हम कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, ठीक है, तो आपका कैडमियम हो गया, बोरोन हो गया एंड हैफनियम हो गया। ठीक है, तो ये होगा आपका कंट्रोल रॉड। कंट्रोल रॉड का मेन काम क्या है कि जो चेन रिएक्शन में एक्सेस अमाउंट में जो न्यूट्रॉन्स रिलीज हो रहा है उसको एब्जॉर्ब करना। ठीक है, और जो कंट्रोल रॉड में जो मटेरियल, कंट्रोल रॉड में कौन से मटेरियल हम लोग यूज करते हैं, तो आपका कैडमियम, बोरोन एंड हैफनियम। क्लियर, आगे देखते हैं मॉडरेटर। ठीक है, मॉडरेटर। क्लियर, मॉडरेटर का मेन काम क्या है, ठीक है, कि जो न्यूट्रॉन्स है उसकी स्पीड को कम करना। ठीक है, उसको स्पीड को कम करना। अब क्या होगा कि सपोज डैट कि अगर हम लोग इसको स्पीड को कंट्रोल नहीं करें, ठीक, कोई रिएक्टर है, ठीक है, अगर इसको स्पीड को कंट्रोल नहीं करे तो फास्ट न्यूट्रॉन क्या करेगा, उसकी वॉल से जाकर टकराएगा। जब उसकी वॉल से जाकर टकराएगा तो अपना एनर्जी क्या कर देगा, लूज कर देगा, खो जाएगा। ठीक है, जब अपना एनर्जी ही उसका पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा तो देन जो आगे का प्रोसेस वो नहीं होगा हमारे, मतलब हम कहीं दौड़ के जाए दीवार से टकरा जाए, ठीक है, तो हमारे अंदर का जो एनर्जी है वहीं पे खत्म हो गया। ठीक है, हम गिर जाएंगे, बेबस हो जाएंगे, चोट लग जाएगी हमको। ठीक है, इस तरीके से मॉडरेटर का मेन काम क्या है कि जो न्यूट्रॉन्स है उसकी स्पीड को कम करना। ठीक है, अगर उसकी स्पीड को हम लोग कम नहीं करेंगे तो न्यूट्रॉन्स क्या होगा, ठीक है, रिएक्टर के वॉल से जाकर टकराएगा बहुत तेज गति से। ठीक है, और बहुत तेज गति से जब टकराएगा तो जो अपने जो एनर्जी है उसको लूज कर देगा। जब एनर्जी लूज करेगा तो आगे का जो प्रोसेस है, ठीक है, उसमें धीरे धीरे मेरी कमी आने लगेगी। ठीक है, जब कमी आने लगेगी जो मेरा चेन रिएक्शन है वो स्लो हो जाएगा, जो मेरा आउटपुट पावर है वो स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना कि मॉडरेटर का एक वर्ड में डिफिनेशन, मॉडरेटर का मेन काम क्या है कि चेन रिएक्शन में जो भी न्यूट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, उनकी स्पीड को कम कर देना। ठीक है, और कंट्रोल रॉड का मेन काम क्या है कि जो चेन रिएक्शन में जो एक्सेस अमाउंट में न्यूट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेना। ठीक है, और मॉडरेटर में जो हम लोग यूज करते हैं मटेरियल वो है ग्रेफाइट है, हैवी वाटर एंड बेरिलियम है। पूछ सकता है कोई, ठीक है, कि मॉडरेटर किस मटेरियल का बना हुआ होता है। ठीक है, तो ग्रेफाइट का हो सकता है, ठीक है, आपका हैवी वाटर होता है, बेरिलियम हो सकता है। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। तो आप जुड़े रहिए और पेशेंस बनाए रखिए। मैं आपको फिर से विश्वास दिलाता हूँ, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और एक बार आपने क्लास अगर आप अटेंड करते हो तो लाइफ टाइम
आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें फिक्स हो जाएंगी, ठीक है। तो आगे हम लोग देखेंगे इसका लेआउट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। थैंक यू दोस्तों।